हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम पढ़ रहे थे कि सीक्वेंस क्या होते हैं, और उसी में ही एक और लेक्चर को लेकर आ चुके हैं। इसमें हम समझने वाले हैं एक थ्योरम के बारे में, और यह थ्योरम यह कहता है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया गया है तो उसके पास मैक्स टू मैक्स केवल एक ही लिमिट हो सकता है, उससे ज्यादा लिमिट किसी भी सीक्वेंस के पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और हम लोगों ने पिछले 2-3 एग्जाम्पल्स में यानी कि पिछले 2-3 वीडियो में यह भी देखा है कि किसी भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस के पास केवल एक ही लिमिट होता था। और अगर आप लोग उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो लिंक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अब चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो यहां पर हमारे पास एक थ्योरम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ए सीक्वेंस हैव एट मोस्ट वन लिमिट। कहता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है, मैं थोड़ा पहले समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हमारे जो ये प्रोसेस है, इसे प्रूफ करने का प्रोसेस है, वो सभी हम समझेंगे धीरे धीरे करके। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पिछले 2 एग्जाम्पल्स में देखा है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस था n/n+1, ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल था, तो हमने देखा था कि यह जो सीक्वेंस है वह 1 पर कन्वर्ज कर रहा था, तो इसका जो लिमिट था वह 1 था। ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने उसके अगले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर 1/n सीक्वेंस है तो इसके पास जो 0 वैल्यू है वह इसके लिए लिमिट होता था। ठीक है। यह हम 2 एग्जाम्पल्स में देखे थे। अब यहां पर हम इस थ्योरम की सहायता से यह हम प्रूव करना चाहते हैं कि कोई भी अगर सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस हो, जैसे हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है an, ठीक है, तो इस सीक्वेंस का केवल और केवल एक ही लिमिट होगा। समझ में आई बात? कोई भी अगर सीक्वेंस है तो केवल और केवल उसके पास एक ही लिमिट होगा, इसके अलावा कोई और लिमिट हो ही नहीं सकता। यही हमें प्रूव करना है। यानी कि एक प्रकार से इस थ्योरम को और कहा जा सकता है कि द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज यूनिक। ठीक है। अब इसे हम प्रूव कैसे करेंगे, इसके बारे में चलिए हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि अगर कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं एक सीक्वेंस an है, और अगर संभव है तो हम सपोज कर लेते हैं कि उसके पास 2 लिमिट हैं। ठीक है। और बाद में हम प्रूव कर देंगे कि वो दोनों लिमिट एक दूसरे के ही बराबर है, तभी हमारे पास यूनिकनेस प्रूफ होगा। तो यहां पर चलिए अब हम बात करते हैं। लेट अस सपोज इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो सीक्वेंस an हैज 2 लिमिट्स l और l डैश। हम अपनी तरफ से सपोज किए कि जो हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है an, उस सीक्वेंस के पास 2 लिमिट हैं, पहला है l, दूसरा है l डैश। समझ में आई बात? तो अब चलिए प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। कोई भी समस्या होगी तो आप हमसे कमेंट करके या टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलो एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आप लोग बुक नहीं लिए हैं मैथमेटिक्स का तो चाहे जैसे भी करके ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे आप सभी को, आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखो यहां पर हमने यह सपोज कर लिया कि जो हमारे पास सीक्वेंस है an, उसके पास l और l डैश 2 लिमिट्स हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो लिमिट का डिफिनीशन कहता है, देन हमारा जो लिमिट का डिफिनीशन है वो कहता है कि क्या कहता है कि जो हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा वह सीक्वेंस an के लिए वह होगा l। ठीक है। या होगा अगर यह कोई भी सीक्वेंस an के लिए एक लिमिट है l और दूसरा लिमिट है l डैश, तो हमने यह सपोज कर लिया। सपोज क्या करना है, या तो कन्फर्म ही है कि उस सीक्वेंस का अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करते हैं तो वह l पर जाएगा। यह पहला केस है। ठीक है। दूसरे केस में हम l डैश को भी लेंगे, लेकिन यहां पर हम पहले केस पर बात कर रहे हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस है तो उसके पास
एक डोमेन होगा और दूसरा होगा उसके पास एक कोडोमेन। ठीक है, जो डोमेन होता है वो होता है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट, और जो कोडोमेन होता है वो हमारे पास होता है रियल नंबर का सेट। यह हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहां पर हमारे पास आएगा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट एंड सो ऑन। यहां पर हमें मिलेगा n एंड सो ऑन। ठीक है, और यहां पर अगर हमारे पास यह सीक्वेंस जो मैप किया गया है वह an है। ठीक है, आई होप आप सबको दिख ही रहा होगा। तो an है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला टर्म होगा वह a1 होगा, दूसरा टर्म होगा a2 होगा, तीसरे टर्म के लिए a3 मिलेगा, चौथे टर्म के लिए a4 मिलेगा एंड सो ऑन, और n टर्म के लिए an मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। यही तो हमारा सीक्वेंस है। समझ में आई बात? अब चलो हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि इसी सीक्वेंस के जो रियल नंबर के सेट में है उसी में ही कोई एक यल एग्जिस्ट कर रहा है। यल कोई एक पॉइंट है इसी रियल नंबर के सेट में। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि यही यल इस सीक्वेंस an के लिए एक लिमिट है। ठीक है, तो हम लिमिट के डेफिनेशन को ही अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें पहले से ही यह पता है। और अगर हम इस थ्योरम की बात करें तो यह थ्योरम कहता है कि इस सीक्वेंस में एक यल भी एग्जिस्ट कर रहा है और एक दूसरा l डैश भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें यही प्रूव करना है कि यह जो l और l डैश हैं ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो हम एक एक केस को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास इस सीक्वेंस में l जो है वह लिमिट है। ठीक है, और यह वीडियो मैं दोबारा शूट कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने पिछली बार शूट किया तो मुझे लगा कि वो उसमें हम थोड़ा सा कम बताए हैं और शायद और अच्छे से मैं बता सकता था। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। अब देखो, हमारे पास चूंकि पता है कि यह जो हमारे पास सीक्वेंस है, ध्यान से देखना, और इस फिगर को भी बनाना है तो अभी बहुत ही फोकस करना। हमारे पास यह जो सीक्वेंस an है, ठीक है, उस सीक्वेंस के जो कोडोमेन है, उस सीक्वेंस का जो कोडोमेन है उसमें एक रियल नंबर l एग्जिस्ट कर रहा है, और इसी l को ही हम कह रहे हैं कि वह इस सीक्वेंस के लिए लिमिट है। तो लिमिट के डिफिनीशन के अनुसार वहां पर एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करना चाहिए। एक क्या? फॉर ऑल एप्सिलॉन, फॉर ईच एप्सिलॉन, जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए। डिफिनीशन देख लो, पलट कर पेज देख लो, वहां पर लिखा हुआ है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस के डिफिनीशन में कि ए सीक्वेंस an इज अ रियल सीक्वेंस एंड देन l इज सेड टू बी लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k such that modulus value of an minus l is less than epsilon for each n is greater than k। यह हमारा डिफिनीशन कहता है। तो अब हमारा क्या काम है, यहां पर ध्यान से देखना। हमें पता है कि यह सीक्वेंस है, एक लिमिट है। ठीक है, तो इसी l को ही हम कह रहे हैं कि वह इस सीक्वेंस का लिमिट है। तो इस सिचुएशन में वहां पर एक एप्सिलॉन, एक क्या, सभी एप्सिलॉन के लिए नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, जो हम सपोज कर लेते हैं इस केस में k1 है। ठीक है, क्या है? k1 है। मैं फिर से लिख देता हूं, चलो मैं सपोज कर लेता हूं कि यहां पर k1 है। ठीक है, कहीं भी इसी में ही कोई एक एलिमेंट है। तो उस एलिमेंट से, इस k1 से जितने भी बड़े एलिमेंट इस सेट में, इस नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सभी टर्म को हम जब इस सीक्वेंस में मैप करा रहे हैं तो यहाँ पर हमें टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम k1 है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, k1 प्लस अगला हम टर्म खोज रहे हैं तो चलो हम सपोज कर लेते हैं k1 प्लस स्मॉल a। ठीक है, उसका अगला टर्म अगर हम खोजेंगे तो k1 प्लस स्मॉल b, उसका अगला टर्म अगर हम खोजेंगे तो k1 प्लस स्मॉल c। ऐसे ही तो हमें मिलेंगे इस नेचुरल नंबर के सेट में। तो अगर इन नेचुरल नंबर के सेट के सभी एलिमेंट को उधर मैप किया गया है तो यहां पर भी हमें मिलेंगे, क्या मिलेंगे कि a के 1 प्लस a
अगला टर्म जो हमें मिलेगा वह मिलेगा ए के वन प्लस बी, अगला जो टर्म मिलेगा हमें ए के वन प्लस सी, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। समझ में आई बात? तो ये जो हमारे टर्म्स मिल रहे हैं, ये सभी टर्म्स का अगर हम इसी यल से सब्ट्रैक्शन करेंगे और उनका मॉडुलस वैल्यू लेंगे, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ईच एन इज ग्रेटर देन के। लेकिन यहाँ पर K1 है इसलिए मैंने K1 लिया है। समझ में आई बात? बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझा दिया कि हमारा कोई एक एप्सिलॉन लेंगे, उस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ एक K1 नेचुरल नंबर को हम एग्जिस्ट कराएंगे। अगर वह एग्जिस्ट कर गया तो उससे बड़े जितने भी नेचुरल नंबर के टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स से हम सीक्वेंस के टर्म्स को निकालेंगे, उन सभी टर्म्स से हम उस यल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर वो सभी टर्म्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि वो एप्सिलॉन से छोटे हैं, तो यह जो यल है वह इस सीक्वेंस का लिमिट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम और भी तरीके से समझ सकते हैं नेबरहुड का उपयोग करते हुए, लेकिन यहां पर हम नेबरहुड का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसका कॉन्सेप्ट अभी समझा नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई। तो ये आपको फिगर भी बनाना है, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, क्योंकि यह फिगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में शायद ना आए, और जब आप बाद में देखेंगे तो यही चीजें आपको काम आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिख दिया। यह फिगर भी आपको बनाना है, लेकिन यह पहले केस के लिए हम केवल बात की है, केवल हमने यल को लिमिट मानते हुए यह बात किया है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर K1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, कुछ इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए एन, अब ये ए एन मतलब क्या है, ये ए के वन प्लस ए के वन प्लस बी, ए के वन प्लस सी, ए के वन प्लस डी, यही सभी टर्म्स यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। और इनका जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हमारे लिमिट जो दिए गए हैं यल इज लेस देन एप्सिलॉन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और यह कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होना चाहिए कि इस K1 से बड़े जितने भी टर्म्स हैं उन सभी के लिए यह कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? अब तो आई थिंक आप सभी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये इधर, ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन भी करिए, और ये आप लोगों को बगल में फिगर भी बनाना रहेगा। ये वास्तव में आपको एग्जाम में फिगर नहीं बनाना रहेगा, लेकिन आपके समझने के लिए यह चीज़ बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन करिए, क्योंकि मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा और फिर से इन चीज़ों को यल डैश के लिए समझाना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, 1 2 3 गॉन। तो अब चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं और एक और तरीके से अब हमने जब देख लिया कि यल के लिए ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो यल डैश के लिए भी कंडीशन तो सेटिस्फाई ही होना चाहिए, क्योंकि यल डैश जो है वह भी इसी सीक्वेंस का ही एक लिमिट है, हमने यह सपोज किया है। तो इसलिए हमने क्या किया, एंड यहां पर देखो लिमिट ए एन इज इक्वल टू यल, तो यहां पर हमने क्या किया, लिमिट ए एन इज इक्वल टू यल डैश, कि यह सीक्वेंस के लिए यल डैश भी तो एक लिमिट है। तो इसलिए हम इस बार सपोज कर ले रहे हैं कि यल डैश इस सीक्वेंस के लिए भी एक लिमिट है। जैसे हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यहां पर कहीं यल था और यहां पर मैं मान लेता हूं कि यल डैश है। ठीक है, ये सभी चीजें तो क्लियर हो ही रही होंगी। देखो मैं समझा देता हूं कि ये सभी चीजें नई नई चीजें हैं, तो इस वीडियो को आपको दोबारा देखना ही पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह लेक्चर इतना भी आसान नहीं है कि आप लोग एक बार में समझ जाएं। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए, ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलिए आगे बात करते हैं, नहीं तो हम बहुत बातें में फंस जाएंगे। हम सपोज कर लेते हैं, अब चूंकि हमें प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस ए एन है उसके पास यल डैश एक लिमिट है, यह हमें पहले से ही दिया गया है, हमें प्रूव नहीं करना। तो अगर ऐसा है तो यानी कि वहाँ पर एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ हमें एक नेचुरल नंबर इस बार K2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, K2 मिल रहा है। और इस K2 से जितने भी बड़े टर्म्स होंगे, जैसे कि अगर हम सपोज करते हैं तो K2 + 1 है हमारे पास, सपोज कर लिया मैंने। दूसरा टर्म आता है K2 + 2 आ गया,
तीसरा टर्म आएगा हमारे पास K2 + 3 आएगा एंड सो ऑन, ऐसे टर्म्स आते चले जाएंगे और ये सभी के सभी इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। के यहाँ पर जो हमारे पास नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है उससे नीचे के टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं, जबकि उसके ऊपर के टर्म्स फाइनाइट होते हैं। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे पास है 1 लाख, हमने मान लिया 1 लाख हमें मिल गया, तो उसके नीचे यानी कि इसके ऊपर के जो टर्म्स हैं वो 1 से लेकर 1 लाख के ही तो हैं, तो वो तो काउंटेबल हो गए, वो फाइनाइट हो गए। लेकिन अगर इनके नीचे की बात करें तो ये 1 लाख से लेकर इनफाइनाइट यानी कि ये इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, तो इसलिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये इनफाइनाइट होंगे और ये सभी फाइनाइट होते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास इन सभी टर्म्स का मैपिंग कराया जाए, जितने भी नेचुरल नंबर इस K2 से नीचे के आ रहे हैं उन सभी का अगर मैपिंग कराया जाए तो हमें क्या क्या मिलेंगे? हमें मिलेगा सबसे पहला टर्म A K1 + 1, उसका अगला टर्म मिलेगा A K1 + 2, उसका अगला टर्म मिलेगा A K1 + 3। ये सभी बेसिकली एक नंबर को बता रहे हैं कि ये ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या काम है कि ये सभी जितने भी टर्म्स यहां से मिल रहे हैं, जैसे अगर K2 के लिए बात किया जाए तो यहां पर A K2 तो मिलेगा ही, तो A K2 से जितने भी बड़े टर्म्स हैं या उसके नीचे के जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को अगर हम इसी L से सब्ट्रैक्ट कराएं यानी कि AN - L कराया जाए तो वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर L डैश इसका लिमिट है तो यह कंडीशन सेटिस्फाई होना ही चाहिए, और यह हर एक एलिमेंट के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि केवल इसी एलिमेंट के लिए होगा या केवल इसी एलिमेंट के लिए होगा, ये जितने भी A K2 से नीचे के टर्म्स हैं उन सभी के लिए यह कंडीशन सेटिस्फाई ही होगा। ठीक है, बातें क्लियर हो गई ना? तो अब यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, जैसे कि यहां पर लिखा था मैंने, तो चलिए लिखते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं दिस इंप्लाइज दैट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर K2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कुछ इस प्रकार बिलोंग करेगा कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ AN - L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन K2, n इज ग्रेटर देन K2। ठीक है, अब ये भी फिगर आपको बनाना है, ये भी सभी चीजें आपको लिखनी है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिख लीजिएगा, और इसे आप लोग कॉपी पर फिगर को बनाइएगा, क्योंकि अब इसे हम इरेज करेंगे और सब कुछ हम फिर से एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे। एक और छोटा सा काम करिएगा, जहां जहां पर हम लोगों ने एप्सिलॉन लिखा है इसे एप्सिलॉन/2 कर दीजिए और इसे भी एप्सिलॉन/2 कर दीजिए। एक्चुअली ये हम एप्सिलॉन तो अपनी तरफ से ले रहे हैं, ये हमें पता है, तो अगर हम एप्सिलॉन को एप्सिलॉन/2 ही ले लेते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि एप्सिलॉन तो हम अपनी तरफ से ले रहे हैं ना, हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। और इसलिए हमने एप्सिलॉन/2 लिया, क्योंकि यह हमारे प्रूफ में मदद भी करेगा, इसलिए यहाँ पर हम एप्सिलॉन/2 लेंगे जिससे हमारा फायदा हो। ठीक है, तो अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर लीजिएगा और इन फिगर्स को भी बनाइए, रफ में ही बनाइए लेकिन जरूर बनाइए। एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम इसके आगे के पॉइंट्स को बताएंगे कि कैसे हम प्रूफ करते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक दिन का जरूर वेट करिएगा, क्योंकि अगली सुबह आपको फिर से अगला लेक्चर मिलेगा जिसमें इसके आगे के प्रूफ मिलेंगे। और मैं उस समय यही कहूंगा कि आप लोग इन दोनों वीडियो को एक साथ ही देखिएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक्चुअली यह वीडियो अभी आई थिंक 20 से 30 मिनट का कॉन्सेप्ट और बचा है, और अगर हम इसी में ही बनाएंगे तो यह वीडियो हम अपलोड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि इस वीडियो को 2 पार्ट में हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको यह जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो फिर से पीछे कर लीजिए, फिर से देखिए, क्योंकि यह इतनी आसान भी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन अगर समझेंगे तो बहुत ही आसान सी चीज़ें और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें होती हैं ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़िए, और ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ के अगर नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।